Hello patients, and I welcome you to this new segment. In this also we'll be talking about fibroids. मैं आपसे fibroids के बारे में बात करूँगी और लास्ट पार्ट जो मैंने बनाया था जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आपको fibroids के बारे में, कुछ छोटी मोटी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करी थी जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और आपका डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाए। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब हम लोग अल्ट्रासाउंड लेकर किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो दो चार इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया जाता है जिसके अंदर आपकी पैरिटी यानी कि आपके कितने बच्चे हैं, आपकी उम्र क्या है, आपके सिम्टम्स क्या हैं और आपका फाइब्रॉइड कहाँ पर है, इसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है। सो आज उसी बात को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाती हूँ। आप लोगों से बात करती हूँ लैप्रोस्कोपी एक ऑप्शन है या नहीं है फॉर फाइब्रॉइड। So, number one and most important, like I said always, कि size of the fibroid is very very important. Size कितना बड़ा है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि हम लोग उसको क्या आगे का ट्रीटमेंट देते हैं। देखिए, मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था, मेक वन कॉन्सेप्ट एब्सोल्युटली क्लियर इन योर माइंड। फाइब्रॉइड किसी भी मेडिकल मैनेजमेंट से, आई एम नॉट सेइंग इंटरवेंशन से, मेडिकल मैनेजमेंट से कंप्लीटली जाता नहीं है। वो बहुत ही टफ स्ट्रक्चर, टफ टिश्यू है, वो घुलता नहीं है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेडिसिन से मेरा फाइब्रॉइड घुल जाएगा, दैट्स नेवर गोइंग टू हैपन। सो इसलिए ये चीज़ आप एकदम क्लियर रखिए, क्योंकि मेरे पास भी आके बहुत सारे पेशेंट्स ये चीज़ बोलते हैं कि मैम कुछ ऐसी दवाई दे दीजिए जिससे घुल जाए। तो मेरा उसका आंसर सिंपल सा ये रहता है कि ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे फाइब्रॉइड कंप्लीटली घुल जाएगा, नो मैटर हाउ स्मॉल द फाइब्रॉइड इज। यानी कि 1-2 सेंटीमीटर का भी फाइब्रॉइड होता है तो वो घुलता नहीं है। हाँ, अगर किसी कारणवश, मान लीजिए हार्मोन्स वगैरह की वजह से वो बड़ा साइज दिख रहा है और हार्मोन्स विड्रॉ हो गए हैं, स्पेशली आफ्टर प्रेगनेंसी, ऐसा लगेगा आपको कि इतना बड़ा फाइब्रॉइड इतना छोटा हो गया, तो वो बड़ा से छोटा हो सकता है लेकिन जाता नहीं है बॉडी से। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। अब सवाल उठता है तो फिर हम ट्रीटमेंट देते क्यों हैं, मेडिसिन देते क्यों हैं? तो इसकी दो वजहें हैं। या तो हम किसी वजह से प्रेगनेंसी आपकी सर्जरी को डिले कर रहे हैं फॉर वट एवर रीजन, आप रेडी नहीं हो, या आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, या आपका हीमोग्लोबिन इतना कम है कि अभी तुरंत सर्जरी नहीं हो सकती, या आप मेडिकली फिट नहीं है सर्जरी के लिए, तब तक हम आपका जो ब्लीडिंग है या सिम्टम्स हैं या पेन है या वट एवर रीज़न आपको परेशानी हो रही है फाइब्रॉइड से, जिसकी वजह से फाइब्रॉइड का पता चला था, तो उस टाइम तक हम आपको मेडिसिन देकर उसको रोक सकते हैं। अब तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हम लोग को सर्जरी करानी है तो क्या ये लैप्रोस्कोपी से पॉसिबल है या नहीं है। तो इसका जवाब ये है कि लैप्रोस्कोपी से ये फाइब्रॉइड का निकालना एकदम पॉसिबल है, लेकिन इन वेरी वेरी एक्सपर्ट हैंड्स। लैप्रोस्कोपी फाइब्रॉइड के लिए बहुत सारे सर्जन्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जन्स भी नहीं करते हैं, क्योंकि एक बहुत ही डिफिकल्ट सर्जरी है, टेक्निकली बहुत डिफिकल्ट सर्जरी है। फाइब्रॉइड को इतने छोटे से होल से बाहर निकालना इज़ अ वेरी बिग टास्क। तो उसको मॉर्सिलेटर की मदद से हम बाहर निकाल सकते हैं। मॉर्सिलेटर हर सेंटर में अवेलेबल नहीं रहता, हर कोई करता नहीं है। तो सेफेस्ट बेट फॉर यू इज़ टू गो फॉर एन ओपन सर्जरी। मतलब आप लोगों को ज़्यादा अच्छा आपके लिए ऑप्शन रहेगा कि उसको पेट खोल कर ही करवा लिया जाए। ये मैं हमेशा के लिए थंब रूल नहीं बोल रही हूँ। अगर आप किसी ऐसे सर्जन के पास है जिसके पास पूरा सेंटर, अच्छा सा इक्विपमेंट, सारा वेल इक्विप्ड सेंटर है, मॉर्सिलेटर है, ही इज़ वेरी वेल वर्स्ड विद डूइंग लैप्रोस्कोपिक फाइब्रॉइड और बायोमेक्टमी, हम इसको इस ऑपरेशन को बोलते हैं, तो आप एकदम बिना झिझक के करवा सकते हैं। लेकिन अदरवाइज आपसे अगर कोई सर्जन ये बोलता है कि लैप्रोस्कोपिकली ये वाला पॉसिबल नहीं होगा, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, लिसन टू दैट डॉक्टर, क्योंकि वो अपने हिसाब से, अपने सेंटर के हिसाब से आपको अपनी इसका एक तरीका बता रहा है। आप उससे पूछ सकते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड इन गोइंग फॉर लैप्रोस्कोपी, अगर आप चाहो तो हमें रेफर कर दीजिए टू अ बेटर सेंटर जहाँ पर ये लैप्रोस्कोपिकली निकाला जा सकता है। बट मेरा आप लोगों से यही इसका सजेशन है कि इस चीज़ के अंदर लेट द सर्जन डिसाइड द रूट। बट इफ़ यू आर हेल बेंट कि मुझे की होल से ही निकलवाना है, तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स मैंने आपको बता दी। नंबर 1 द टेक्निकल एक्सपर्टीज, नंबर 2 द इक्विपमेंट्स, एंड नंबर 3 द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट अगर फाइब्रॉइड का साइज बहुत बड़ा है तो वो इतने छोटे से की होल से निकालने में इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो वी नीड टू मॉर्सिलेट इट इनसाइड, एंड मॉर्सिलेट करना इट्स नॉट अवेलेबल एवरीवेयर एंड इट्स नॉट द एक्सपर्टीज ऑफ ऑल सर्जन्स। अब मैं आपसे बात करूंगी कि सिचुएशन कहाँ पर फाइब्रॉइड है, उससे भी सर्जिकल टेक्निक डिफर करती है। दैट मीन्स कि अगर फाइब्रॉइड यूट्रस के अंदर कैविटी में है तो हम लोग हिस्ट्रोस्कोपिकली उसको निकालते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी एक दूरबीन वाली जांच होती है जो हम लोग नीचे से, वजाइनल साइड से डालकर उसको निकाला जा सकता है। अगर वही फाइब्रॉइड यूट्रस के बाहर के साइड है, जिसको हम लोग सबसीरोजल फाइब्रॉइड बोलते हैं,
तो बड़े आराम से उसको लैप्रोस्कोपिकली या उसको ओपन सर्जरी, मोस्टली ओपन सर्जरी से निकाल देते हैं। अब सवाल आता है एक सबसे बेकार फाइब्रॉइड का, जो कि यूट्रस के बीचों बीच होता है, ना बाहर है ना अंदर है, वो बीच में है, उसके मसल मास में है। और ज्यादातर फाइब्रॉइड्स ऐसे ही होते हैं, आधे अंदर आधे बाहर, या आधे उसकी मटेरियल के अंदर। बहुत कम आपको ऐसे मिलेंगे जो टोटली कैविटी में है, टोटली बाहर है। इनको निकालना दोनों को बहुत आसान है, लेकिन जो भी फाइब्रॉइड अंदर धंसा हुआ है, मांस में धंसा हुआ है, उसको निकालना, खोद के निकालना, इसी में सबसे ज्यादा ब्लीडिंग होती है, विच इज वाई लैप्रोस्कोपिकली और ज्यादा ब्लीडिंग होती है। सो थोड़ा सा और रिस्क बढ़ जाता है पेशेंट को, क्योंकि इसको ब्लीडिंग को रोकना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। कभी कभी लैप्रोस्कोपिकली करते करते हम लोग को ओपन भी करना पड़ा है बहुत सारे पेशेंट्स को ब्लीडिंग को रोकने के लिए। तो ये एक दूसरी वजह है। तीसरी वजह ये है कि सिर्फ अकेला ब्लीडिंग ही नहीं, उसको टेक्निकली निकालना और उसके बाद उसको वापस से सूचर करना, उसके बेड को सूचर करना, इसमें वक्त लगता है, टाइम लगता है, और एनेस्थीसिया और इन सबका टाइम बढ़ जाता है। तो सेम पेशेंट जो हम लोग में भी ओपन सर्जरी के अंदर 1 या 1.5 घंटे में कर सकते हैं, लैप्रोस्कोपिकली कभी कभी वो 2 घंटे या 3 घंटे तक बढ़ जाता है। तो उतना लंबा एनेस्थीसिया, उतना लंबा ट्रेडलेंट वर्क पोजिशन, ये सब चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती हैं। सो ये मैं आपको आज की वीडियो के माध्यम से बताना चाहती थी कि सर्जिकली आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, और लैप्रोस्कोपिकली मायोमेक्टमी करना या हिस्ट्रोस्कोपिकली मायोमेक्टमी करना, दोनों में क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। लैप्रोस्कोपी के फायदे तो आपको बहुत मालूम है कि बहुत कम हॉस्पिटल में स्टे रहती है, आपको पोस्ट ऑफ पेन कम होता है। बट इन टर्म्स ऑफ दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन, जिसके अंदर जो हैंडलिंग ज्यादा है, साइज बहुत बड़ा है, टाइम ऑपरेशन का ज्यादा डबल ट्रिपल हो जाता है लैप्रोस्कोपी में, तो द रिस्क बिकम अ लिटिल मोर देन द एडवांटेजेस। सो विच इज वाई लेट द सर्जन डिसाइड, जिस भी डॉक्टर के पास, जिस भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप जा रहे हैं, लेट द गायनेकोलॉजिस्ट डिसाइड फॉर यू कि आपके लिए इस पोजिशन में फॉर योर कंडीशन कौन सा रूट बेहतर है और कब आपको सर्जरी करा लेनी चाहिए। Thank you so much.